दोस्तों एक सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के गणित का छठा चैप्टर त्रिभुज के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हम लोगों ने 9th क्लास में त्रिभुज के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज होता क्या है, उनके गुण क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होते हैं, दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए क्या क्या कसौटियाँ होती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग ने 9th क्लास में पढ़ा था। और 10th क्लास में भी हम लोग को त्रिभुज के बारे में डिटेल से ही क्या करना है, पढ़ना है। तो 10th क्लास में हम लोग को खास करके त्रिभुज के समरूपता के बारे में पढ़ना है कि दो त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप कैसे होते हैं, दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए क्या क्या कसौटियाँ होती हैं। तो इसके लिए 9th क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज की जो सर्वांग समता की कसौटियाँ पढ़ी थी, उन सभी का ज्ञान होना यहाँ पे जरूरी है। तो अब कुछ बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि मैंने तो 9th क्लास में त्रिभुज पढ़ा ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ा होगा लेकिन सही से समझ में नहीं आता होगा, तो अब उसके माइंड में ये चलता होगा कि अब तो मुझे 10th क्लास में त्रिभुज में तो क्या होगी, दिक्कत तो होगी। बट आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इसलिए कि हम लोग यहाँ पर जो त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर 9th क्लास की जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम लोग साथ साथ में उसका क्या करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। बस आप लोग को करना क्या है, मेरे द्वारा जो भी वीडियोज YouTube पर डाला जाएगा आप लोग को उसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और उसे कॉपी में नोट्स करते जाना है और उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद में कहोगे सर अरे गणित का तो अगर सबसे आसान चैप्टर है तो वो तो त्रिभुज ही है, तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी मेहनत कीजिए। शुरू करते हैं त्रिभुज चैप्टर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तो तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाया हुआ है, ये भी तीन रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई है, एक AB, दूसरा BC और तीसरा AC। ये तीन रेखा खंड जो होता है ये त्रिभुज की भुजाएं कहलाती हैं। तो त्रिभुज में क्या गो भुजा हो गया, तीन भुजा हो गया। तो लिख लेते हैं हम लोग, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। अब देखिए यहाँ पर तीन भुजा क्या क्या है, एक AB, एक BC और एक AC। इस तीनों को लिख लेते हैं। पहला भुजा जो हो गया वो क्या हो गया, AB, दूसरा BC और तीसरा AC। अब फिर देखिए इस त्रिभुज में तीन कोण बन रहा है। अब कोण के बारे में सबको पता होगा कि दो रेखाखंड जहाँ पे आकर क्या करती है, मिलती है, तो उनके बीच में जो घेरा बनता है, यही घेरा जो होता है वो क्या होता है, कोण होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए तीन घेरा बन रहा है, एक A पर, एक B पर और एक C पर। एक A पर, एक B पर और एक C पर बन रहा है ना। तो इस तरह से त्रिभुज में तीन कोण हो गए। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। पहला कोण A। अब देखिए इस कोण A को हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, कोण BAC या कोण BAC। दूसरा कोण क्या होगा, B, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण ABC। कोण B या कोण ABC, मतलब जहां पर कोण बनेगा उसको कहां पे रखना है, बीच में। तीसरा कोण C, कोण C, इसका नामकरण हम क्या कर सकते हैं, और ACB या कोण ACB। तो इस तरह से त्रिभुज में तीन कोण हो गए। अब त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। अब शीर्ष होता क्या है, तो त्रिभुज की दो भुजाएं जहाँ पे जाके क्या करती हैं, मिलती हैं, वो बिंदु ही उस त्रिभुज का क्या होता है, शीर्ष होता है। जैसे देखिए यहाँ पर AB भुजा
और BC भुजा दोनों कहाँ पे मिल रही है, B बिंदु पर मिल रही है, तो एक शीर्ष B हो जाएगा। उसी तरह से A पर भी 2 भुजाएं मिल रही हैं, C पर भी 2 भुजाएं मिल रही हैं। तो इस तरह से त्रिभुज में 3 क्या हो जाएंगे, शीर्ष। तो यहाँ पे त्रिभुज में 3 शीर्ष बन रहे हैं, एक A, B और C। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। अब त्रिभुज में 3 शीर्ष यहाँ पर क्या सब है, A, B, C। तो पहला क्या है, शीर्ष A, दूसरा शीर्ष B और तीसरा शीर्ष C। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है, इस तीनों कोण को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। ये भी हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, तो ये भी लिख लेते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद अब त्रिभुज का प्रकार, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, एक समबाहु, एक समद्विबाहु और एक विषमबाहु। साथ ही कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, एक न्यून कोण, एक समकोण और एक अधिक कोण। हालांकि इस चीज की हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं। जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे उसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग की सर्वांगसम आकृतियां होती क्या है। तो 2 ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार यानी क्या चीज, शेप तथा आमाप क्या हो, समान हो, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि आकार और आमाप का मतलब क्या होता है। तो आकार जो किसी चीज का होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका रूप, वो किस तरह से क्या किया हुआ है, बना हुआ है, वो उसका क्या होगा, आकार। और दूसरा क्या है, आमाप। आमाप का मतलब क्या चाहिए, वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, आमाप। तो 2 ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार और आमाप दोनों क्या हो जाएंगे, समान होंगे, वो क्या कहलाएगी, सर्वांगसम आकृतियां। यहाँ पे सर्वांगसम आकृतियों के हम कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अगर 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाएगी, सर्वांगसम कहलाएगी। देखिए कैसे, यहाँ भी एक वृत्त है और यहाँ भी एक क्या है, वृत्त है। दोनों देखने में एक जैसा है और साथ ही साथ इसका माप यानी इसकी भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और इसकी भी त्रिज्या क्या है, 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये क्या है, सर्वांगसम है। अब देखिए सर्वांगसम आकृतियों के हम यहाँ पर कुछ उदाहरण और देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 रिंग है ना, दोनों वृत्ताकार है। इसका मतलब दोनों का आकार क्या है, समान है। साथ ही साथ देखिए एक आकृति पर अगर हम दूसरे आकृति को इस तरह से रख देते हैं तो देखिए एक आकृति जो है वो दूसरे आकृति को पूरा क्या कर लेती है, ढक लेती है। फिर देखिए इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं फिर भी देखिए ये आकृति पीछे वाले आकृति को पूरा क्या करती है, ढक लेती है। तो सर्वांगसम आकृति जो होती है वो हमेशा एक दूसरे को पूरा क्या करती है, ढक लेती है। दूसरा देखते हैं, समान भुजाओं वाले वर्ग क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अब अगर दो अगर वर्ग है तो वो भी क्या होंगे, सर्वांगसम। हाँ, लेकिन शर्त है कि उनके भुजा की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये अगर 3 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। तो वर्ग की तो चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। उसी तरह से इसकी भी चारों भुजाएं क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इस दोनों वर्ग का रूप भी समान है यानी आकार भी समान है और साथ ही साथ माप भी क्या है, समान है। तो समान भुजाओं वाले वर्ग भी क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अब यहाँ पे देखिए समान भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज होता क्या है।
तो वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सेम माप की होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो आप देखिए ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, देखने में दोनों एक समान लग रहा है, मतलब आकार क्या है, सेम है। साथ ही साथ दोनों की भुजा की लंबाई भी क्या है, सेम है। जैसे मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, तो ये तीनों भुजाएं क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। इसको भी मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, तो ये 4, तो ये भी 4, ये भी 4। उसी तरह से ये 4, ये 4 और ये 4, सभी तीनों भुजाएं क्या होगी, 4-4 सेंटीमीटर की। तो अब ये जो दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, ये दोनों का आकार क्या है, सेम है, और साथ ही साथ माप भी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब समान भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण, समान लंबाई के दो रेखाखंड भी क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब देखिए ये भी एक रेखा है, ये भी एक क्या है, रेखा, दोनों का आकार क्या है, सेम है। साथ ही ये भी 5 सेंटीमीटर लंबा है और ये भी 5 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब दोनों का लंबाई भी क्या है, सेम है। तो समान लंबाई के दो रेखाखंड भी क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं समरूप क्या चीज, आकृतियां। अब देखते हैं समरूप आकृतियां। तो दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार क्या हो, समान हो परंतु आमाप समान नहीं हो, क्या कहलाती है, समरूप आकृतियां। अब देखिए यहाँ पे दो वृत्त दिया गया है, दोनों का आकार क्या है, समान है, लेकिन दोनों का माप समान नहीं है। देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है। अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ज़्यादा होगा, और इसकी त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। और साथ ही साथ देखिए अगर इस वृत्त के अंदर अगर हम इस वृत्त को क्या करते हैं, रखते हैं, तो इससे दो चीज़ की जानकारी मिलती है। पहला कि ये जो आकृति है ये इससे क्या है, छोटी है, और साथ ही दोनों का आकार क्या है, समान है। तो ये दोनों जो वृत्त हैं ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि दोनों का रूप क्या है, समान है, इसलिए दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ग है ये है और एक वर्ग ये है, दोनों क्या होंगे, समरूप, क्योंकि दोनों देखने में क्या है, एक जैसा है। यहाँ पर देखिए इस बड़े वाले वर्ग के अंदर हम क्या किए हैं, छोटे वाले वर्ग को रखे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि इस दोनों वर्ग का जो आकार है वो क्या है, समान है, लेकिन माप समान नहीं है। देखिए ये वाला वर्ग जो है ये छोटा है और ये वाला क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर ये दोनों जो वर्ग हैं इनके क्या है, आकार समान है लेकिन माप समान नहीं है। तो यहाँ पे दो वर्ग जो होंगे ये क्या होंगे, समरूप होंगे। फिर देखिए दो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का आकार भी क्या होता है, एक जैसा होता है। जैसे देखिए कोई भी समबाहु त्रिभुज हो उसका तीनों कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री ही होता है। इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। फिर देखिए इसका तीनों कोण भी 60 डिग्री और तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों क्या होगा, समरूप। हाँ, दो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। अब कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि अब इसका तीनों कोण 60 डिग्री है, इसका भी तीनों कोण 60 डिग्री है, तो इसका तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर है, ये कोई जरूरी नहीं है। इसकी भुजा बड़ी हो भी सकती है, छोटी भी हो सकती है इस त्रिभुज की अपेक्षा, लेकिन दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर दोनों का अगर क्या चीज, त्रिभुज की माप, अगर इसका क्या चीज, भुजा की माप अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब तो ये सर्वांग सम हो जाएंगे। नहीं तो दो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो हमेशा समरूप होते हैं। दो वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दो आयत समरूप होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो आयत है, दोनों का आकार क्या है, समान है, दोनों देखने में क्या है, एक जैसा है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, समरूप होंगे। उसी तरह से दो रेखाखंड भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए ये भी एक रेखा है, ये भी एक क्या है, रेखा है, तो ये भी क्या होंगे, समरूप होंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ असमरूप आकृतियों के बारे में। तो अब असमरूप आकृतियां किसको कहेंगे, तो देखिए देखने से ही पता चलता है, असमरूप मतलब जिसका रूप समान नहीं हो वो क्या होगा, असमरूप आकृतियां। जैसे देखिए एक वर्ग एवं एक वृत्त क्या है, समरूप आकृति नहीं है। समरूप आकृति नहीं है मतलब क्या है, असमरूप आकृति है। यहाँ पे देखिए ये वर्ग है और ये क्या है, वृत्त है, दोनों का आकार सेम है, नहीं है सेम, दोनों देखने में एक समान नहीं है, ये क्या है, असमरूप आकृति। यहाँ पर भी देखिए एक वर्ग एक त्रिभुज क्या होते हैं,
समरूप आकृतियां नहीं है। देखिए इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें क्या है 3 भुजाएं हैं, दोनों का आकार समान नहीं है, तो ये भी क्या होगा असमरूप आकृति। तीसरा उदाहरण देखिए, एक वर्ग एवं एक आयत क्या है समरूप आकृति नहीं है। अब देखिए ये एक वर्ग है और ये एक क्या है आयत है, लेकिन ये दोनों समरूप आकृति नहीं है क्योंकि ये दोनों देखने में एक जैसा नहीं है। इसकी चारों भुजाएं क्या है बराबर है, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है असमरूप आकृति है। यहाँ पे देखिए एक वर्ग और एक क्या चीज समचतुर्भुज, ये दोनों भी समरूप आकृति नहीं है, जबकि इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं। इसकी चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर और इसकी चारों भुजाएं भी क्या है 4 सेंटीमीटर है। ये दोनों आकृति भी समरूप नहीं है। तो क्यों नहीं समरूप है, तो इसका सभी कोण कितना डिग्री का है 90 डिग्री, लेकिन इसका सभी कोण 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये दोनों समरूप आकृतियां नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग समरूप आकृति के बारे में भी पढ़ लिए और समरूप आकृति के बारे में भी पढ़ लिए और सर्वांगसम आकृतियों के बारे में भी क्या कर चुके हैं।